सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, भाई बहनों, गवर्नमेंट बजट का वन शॉट वीडियो का इंतजार आप लोग कर रहे थे। आ गई है चैनल पे। आपका काम है इसको पूरा वॉच आउट करना है 10 से 12 मिनट के अंदर, और पूरी की पूरी चैप्टर एक ही बार में दिमाग के अंदर डालनी है। इसके बाद बाकी के चैप्टर अपलोड करते रहेंगे। एग्जाम तुम्हारा, जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारे भाई की। लेट्स गेट बिगिन। गवर्नमेंट बजट आइटम वाइज रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स का एक प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ स्टेटमेंट है गाइस। सो क्या है, देखो, ये यहां पे आपका रिसीट्स जो कि एस्टिमेटेड है, और यहां पे आपके एक्सपेंडिचर जो कि एक्सपेंडिचर अभी एक्चुअल में नहीं हुए लेकिन वो एस्टिमेटेड है। तो जब हम आइटम वाइज भारत सरकार, केंद्र की सरकार, जो ये लिखा है ना गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट में दो गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हम लोग इस चैप्टर में यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपना बजट लेके आती है 1 फरवरी को हर साल, तो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर आइटम वाइज वो एस्टिमेट करके बनाती है और पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर देती है। जिसका मतलब ये होता है कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को पैसे आएंगे और कहाँ पे सरकार को खर्चे करने। रिसीट्स की अगर बात करें तो रिसीट्स में दो आते हैं बच्चा। सबसे पहला आता है हमारा रेवेन्यू रिसीट्स, दूसरा आता है कैपिटल रिसीट। ठीक उसी प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी दो आते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब फिर यहाँ दो सोर्स आएंगे, एक जो कि टैक्स से पैसा आएगा, एक जो कि नॉन टैक्स से पैसा आएगा। करेक्ट। अब टैक्स से पैसा आने का मतलब फिर दो है। करेक्ट। टैक्स का मतलब एक आएगा आपके डायरेक्ट और दूसरा आएगा आपका इनडायरेक्ट। अब बात समझना मेरी, टैक्स टैक्सेशन के अंदर जो है वो डायरेक्टली बर्डन उस व्यक्ति के ऊपर आता है जो इनकम कमा रहा है, जैसे वेल्थ टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। ये सारे टैक्सेस से जो भारत सरकार को पैसा मिलेगा वो डायरेक्ट टैक्स के सोर्सेस से रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर जाकर भारत सरकार को रिसीट्स में शो करना होगा। करेक्ट है। सेकंड नंबर पे देखो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको जीएसटी पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपको कस्टम ड्यूटी पता है, आपको वैल्यू एडेड टैक्स पता है। ये जो टैक्स के सोर्स है ये डायरेक्टली बर्डन उस पर शिफ्ट नहीं होते जो कमा रहा है, वो कंज्यूमर पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। बर्डन को ध्यान रखना, बर्डन की वर्ड है इस पे। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स से आपका टैक्सेबल रेवेन्यू क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू पे। नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू में सबसे ज्यादा जो मेन बातें हैं वो आप समझो। पहला पॉइंट, इसको मैं हटा रहा हूं। सेकंड, सबसे पहले बेटा पेनल्टी। कहां से? पेनल्टी से भाई। पेनल्टी मतलब अगर किसी भी तरह की आप कोई भी लॉ को ब्रेक करते हो, ब्रीच करते हो, उस केस में आपको थोड़ा पैसा सरकार को देना पड़ता है। फिर आपको याद है फाइन्स। अब जैसे मान लो बिना हेलमेट के चल रहे हो, या आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया, या पोल्यूशन नहीं बनवाया, उस केस में आपसे गवर्नमेंट तो चार्ज करेगी, वो भी उनका रेवेन्यू का ही एक रिसीट है, तो वो नॉन टैक्सेबल है। क्लियर। थर्ड नंबर पे आओ, अगर गवर्नमेंट ने अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया तो वहां से डिविडेंड मिलेगा, वो डिविडेंड भी शेयर्स में उनके एक नॉन टैक्सेबल सोर्स है। फोर्थ नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो आप यहाँ पे फोकस करो, इसका नाम है एस्टीट्स। एस्टीट्स का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी, जिसका लीगल वारिस नहीं है, लीगल हेयर नहीं है, और फिर वो अपनी संपत्ति जो है बिना किसी को ये तय किए कि मेरे बाद कौन इस संपत्ति का ऑनर होगा, अगर नहीं है तो गवर्नमेंट उसे भी अपने कब्जे में ले लेती है। सरकार तो पता ही आपको कब्जे में लेना देना उनका मेन का काम है। लास्ट, अगर हम पांचवे की बात करें, तो किसी भी प्रकार का अगर इंटरेस्ट है, अब आपको पता है भाई हम भी इंटरेस्ट कमाने के लिए पैसा बैंक में डालते हैं, तो गवर्नमेंट भी ये काम करती है, तो गवर्नमेंट को वहां से जो पैसा आ रहा है इंटरेस्ट के रूप में, दैट इज ऑल्सो देयर रेवेन्यू रिसीट्स इन टर्म्स ऑफ नॉन टैक्सेबल। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। इसके बाद चलते हैं कैपिटल रिसीट्स पे। कैपिटल रिसीट्स का मतलब 15 स्कीम है। लेट्स बिगिन। इसको हटा दूं? बोलो हाँ। ओके, चल, आज से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ना, करना पड़ता है। कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स का मतलब अगर हम देखें तो सबसे पहला पैसा आता है बोरोविंग से। कहां से आता है गाइस? बोरोविंग्स। सेकंड नंबर पे आता है डिस इन्वेस्टमेंट। एक एक वर्ड बेटा, एक एक वर्ड एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सो बोरोविंग्स एंड डिस इन्वेस्टमेंट। बोरोविंग्स का मतलब क्या होता है? बोरोविंग्स का मतलब होता है कि जब हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वर्ल्ड लेवल पे या फिर बैंक से भी जाके गवर्नमेंट अगर बोरो करती है, उधार लेती है, वो पैसा भी आपके बोरोविंग्स में ही कंसीडर होता है, और वो एक प्रकार का सोर्स है जो कि कैपिटल रिसीट्स का है। आई बात समझ में? इसमें ना तो आपके एसेट घटते हैं, एसेट घटे हैं क्या? हाँ, या तो एसेट घटेगा या लाइबिलिटी
बढ़ेगी। इन दोनों केस में देखोगे तो बोरोइंग से क्या हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो ध्यान से समझना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि भारत सरकार की जहां भी इन्वेस्टमेंट होगी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, जब वो उसके शेयर्स को, पार्ट ऑफ शेयर्स को बेच देगी प्राइवेट वालों को, उसे डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। वहां से भी पैसा आएगा भाई। वो जो पैसा आएगा वो किस लिए आ रहा है, सरकार के एसेट्स कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर एसेट्स कम हो रहा है और भारत सरकार के पास पैसा आ रहा है। ओके रिपोर्ट है। और बोरोइंग्स केस में क्या हो रहा है, बोलो बोलो, लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि भाई बोरोइंग से तो कर्ज बढ़ेगा। ओके रिपोर्ट डन। इसके बाद आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का सीधा मतलब यह है कि भारत सरकार को डे टू डे लाइफ में भारत सरकार अपने पूरे भारत को मेंटेन करने के लिए खर्चे करेगी। एक बात बताओ, हो सकता है आपको पापा सरकारी नौकरी में हो सकता है ना, तो वहां पे जो सैलरी ले रहे, जो लोग रिटायर हो गए उनका पेंशन दिया रहा होगा। ये जो डेली के खर्चे हैं, वेजेस जा रहा है, रेंट दिया जा रहा है, भाई भारत सरकार भी तो कोई ना कोई रेंट पे लेती है ना, बिल्डिंग्स प्राइवेट लोगों को लेती है पर लेती है, पर उनको क्या देना पड़ता है, रेंट। वो सारे खर्चे किस में कंसिडर करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस में। क्लियर हो गया। कैपिटल एक्सपेंसेस की बात करें तो ये वो खर्चे जहां भारत सरकार जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है, स्कूल बनवा रही है, मान लो हॉस्पिटल्स बनवा रही है, तो सोशल वेलफेयर के भी काम होते हैं, राइट है। और हमारी तो सरकार कैसी है, सरकार कैसी है हमारी, जो सोशल वेलफेयर और ग्रोथ दोनों को इंश्योर करती है, क्योंकि हम लोग थोड़ा डेवलपिंग इकोनॉमी है ना, तो हमारा ये काम होता है सर। ओके, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज क्लियर। डे टू डे खर्चों में जो भी आएगा ऑप्शन वो टिक मारना। कैपिटल एक्सपेंसेस में वो सारे खर्चे जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं, रोड बनाना है, ट्रांसपोर्ट का काम है, मिलिट्री का काम है, ये सारे खर्चे हैं। प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर इसी में आता है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर मतलब जो पहले से प्लान हो जाता है कि अगले 5 साल हम कहाँ कहाँ कितना कितना कैसे कैसे खर्च करेंगे। और नॉन प्लान का मतलब अचानक से मान लो अभी अर्थक्वेक आ जाए तो उसमें रिलीफ फंड जारी करेगी सरकार, वो क्या पैसा है, वो कैपिटल एक्सपेंस पर कौन सा है, नॉन प्लान्ड है। भाई ऐसा तो नहीं है कि हर बारी भूकंप होगा हमें पता होगा, अचानक से भाई सुनामी आ जाए उसको खर्चा करना पड़ेगा। मान लो किसी दूसरे देश को डोनेशन देनी है, वो इसी में कंसिडर होता है। राइट और राइट बेटा, शाबाश। तो ये क्लियर आपका हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपका रिसीट्स भी आ गया, आपके एक्सपेंडिचर्स भी आ गए। अब अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है या रिसीट ज्यादा है तो उस केस में क्या होता है उसको समझने का टाइम अब आ गया। लेट्स बिगिन। तो मेरे बच्चों, ये जो बजट बनाया जाता है ना, ये 2 प्रकार का होता है भाई। कितने प्रकार का गाइस, कितने, 2 प्रकार का। पहला उसका नाम है बैलेंस, दूसरे का क्या नाम है, चलो अनबैलेंस। अच्छा गाइस एक बात बताऊं आपको, बैलेंस अगर बजट नहीं है, अनबैलेंस है, इसका मतलब कांग्रेस की सरकार का बजट है। दिल्ली में एक सरकार थी, बहुत प्यारी सरकार थी, उसका नाम जानते हो, केजू गवर्नमेंट। वो जो केजू गवर्नमेंट है उसको केजी भी नहीं आती थी, उसने बैलेंस बजट को बिल्कुल इग्नोर करा, अनबैलेंस बजट की। इसके बारे में एक बढ़िया सी आपके लिए रील शॉर्ट बनाऊंगा, उसको देखना। लेट्स गेट। बैलेंस बजट क्या रहता है, जिसमें रिसीट्स, भारत सरकार को जो एस्टिमेटेड है कि कितना पैसा आएगा, वो बराबर होता है कितना पैसा वो खर्च करने वाले हैं, कितना वो अनुमान लगाकर चल रहे। रिसीट्स और एक्सपेंडिचर बराबर होता है और ये अच्छी पोजीशन है गाइस, ठीक है। अनबैलेंस की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा गेम अलग है। यहाँ पे 3 प्रकार का मामला बनता है। देखो, या तो रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और रेवेन्यू रिसीट्स कम होगा, मतलब खर्चे ज्यादा करने हैं और मिलने कम वाला है भाई, तो इसको रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं और ये अनबैलेंस्ड बजट के नाते होता है। दूसरा अगर बात करें तो उसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी वाले बच्चों को ध्यान रखना, अगर कोई हिंदी में इकोनॉमिक्स में, राजकोषीय घाटा। इसके नाते पूरी की पूरे देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का इस पूरी तरह डिटेरियोरेट हो जाती है। मैं बता रहा हूं आपको, प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझता हूं। देखो, हम भी समझे आप भी समझो। फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि आप केवल रेवेन्यू की बात नहीं करते, आप कहते हो भाई टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस करेंगे। बट एक बात ध्यान रखनी है, टोटल रिसीट्स में हम लोगों को क्या कंसीडर नहीं करना। यहाँ देखो, कैपिटल रिसीट्स में किसको लिया था हमने, बोरोविंग्स को ना, बोरोविंग्स को यहाँ शामिल नहीं करना है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो बोरोविंग्स को शामिल नहीं करना है भाई साहब। इसलिए आप कई बार फॉर्मूले में भी, बुक्स वगैरह में देखोगे एक चीज, पूछो क्या, बोरोविंग्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, सो बोरोविंग्स क्या हो गई, एक्सक्लूड। टोटल एक्सपेंडिचर मान लो भारत सरकार को मिलने वाला है 100 रुपया,
और खर्चे होने वाले भारत सरकार के 250 रुपया, तो 150 रुपया जो होगा ना गाइस, वो होगा राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। और एक प्यारी बात बताऊं, एकदम दिमाग की बात, फिजिकल डेफिसिट को कोई पूछा ना एमसीक्यूज में, तो मैं तुम्हारे लिए कीवर्ड लिख रहा हूं, ध्यान रखना। फिजिकल डेफिसिट बराबर होता है बोरोविंग्स के। ओहो, ओ अच्छा, मतलब किसी देश का अगर फिजिकल डेफिसिट ज्यादा हुआ, इसका मतलब बोरोविंग्स लेनी पड़ेंगी, और बोरोविंग लोगे तो उसके बदले में और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और वो जो इंटरेस्ट पे करोगे वो किस में कंसीडर करोगे आप? रेवेन्यू एक्सपेंस में। तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस बढ़ने लगेगा। तो मतलब एक डेफिसिट हुआ, एक घाटा हुआ, कि वो अगले साल के घाटे को तैयार करने में लग जाती है। इसलिए अपने को भारत सरकार का पूरा बजट वगैरह को समझ में आना चाहिए। भाई हम 11th लेवल पे है, 12th लेवल पे है, ग्रेजुएशन लेवल पे, इतना तो अपने को आना चाहिए। बोलो हाँ या ना? तभी तो पता चलेगा सरकार क्या घोटाला कर रही है, अपन देश के नागरिक क्या बोलते हैं। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे एक और डेफिसिट आता है गाइस, उसका नाम है पीडी। पीडी मतलब क्या होता है भाई जी? पीडी का मतलब मित्रों प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि आपने क्या करना, यहां देखो, प्राइमरी डेफिसिट निकालने का सीधा तरीका, फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस करना है आपने। इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, अगर हम 100 रुपए भी कमा रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट का पेमेंट देना पड़ेगा जो मैंने पिछले साल बोरिंग ली होगी? भाई मानते हो कि नहीं? हम नॉर्मल लेवल पे भी ये काम करते हैं तो गवर्नमेंट तो भाई करेगी। तो फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करना, प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा। न्यूमेरिकल भी आपको मैं जरूर कराऊंगा। जो जो न्यूमेरिकल में बच्चों को दिक्कत हो रही है कमेंट सेक्शन में तो हमारा भाई पूरा करा देगा, टेंशन नहीं लेनी है। आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। एग्जाम से पहले सिर्फ देख के चले जाना, 5-7-8 मिनट में खत्म हो जाएगा पूरा मैटर। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो कह देना कि जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि जितनी बोरोविंग्स थी उतना ही आपने इंटरेस्ट पे किया, या दूसरी भाषा में जितना इंटरेस्ट पे करना था केवल उतना ही आपने उधार लिया, उसे कहते हैं जीरो प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ यार तुम लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ बचता नहीं है, एक लास्ट चीज बचती है कि बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी वीडियो का। देखो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है, तो इसमें इनइक्वालिटी खत्म करनी है, रीजनल डिस्पैरिटी को कम करना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को अच्छा रखना है। जो अच्छा हो गए, जिनको सरकार ने पहले हेल्प की, अब वो उस पैसे की मदद से और मजबूत हो गए, तो उनको वापस से भाई पैसे और फाइनेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उनको जरूरत है जो बेचारे अभी भी दबे हुए हैं, गिरे कुचले लोग हैं। इसमें रिजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए जिनको जरूरत है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों लेते हैं ये लोग, इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। आपको क्या विचार है रिजर्वेशन के बारे में, पर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। देखें तो सही कितने प्यारे प्यारे बच्चों के क्या क्या कमेंट आते हैं। लेट्स गेट रिज्यूम द टॉपिक। इस पूरे सेक्शन में कहीं कोई दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में लिख दो। रील, शॉर्ट वीडियो जो बनाना पड़े तुम्हारा भाई बनाएगा, प्रॉब्लम तुम्हारी समाप्त करके रहेंगे। आई होप ये पूरा गेम आपको समझ में आ गया होगा। पब्लिक सेक्टर की किसी भी कंपनी को मैनेज करना हो, किसकी जिम्मेदारी है बताओ? गवर्नमेंट की। कौन सा गवर्नमेंट की? यूनियन गवर्नमेंट की। तो ये सारा किनके लिए हो रहा है? आपके और हमारे लिए। सो आई होप आपका पूरा सेक्शन खत्म हो गया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत हो तो बताना, तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार करेगा। जय श्री राम।